सौगात की एक बात यह है कि मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की खबरें तो सब देख रहे हैं कि नोएडा में बवाल हो गया और भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो गए, लेकिन ज्यादातर पब्लिक यह भूल चुकी है कि जो मांगें उठाई जा रही हैं उन मांगों को उठाने का आधार किसने दिया था। मतलब जैसे ओवरटाइम काम करवाने के लिए ज्यादा पैसा देने की मांग तो लोग कर भी रहे हैं और बाकी पब्लिक ये देख भी रही है, लेकिन इसका आधार क्या है? ओवरटाइम का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये तो सब मानने लगे हैं कि दिन में 8 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा काम करो तो वो ओवरटाइम होता है, लेकिन ड्यूटी 8 घंटे की ही क्यों? किसने तय किया? ये 10 घंटे के बाद ओवरटाइम क्यों नहीं, या 4 घंटे के बाद क्यों नहीं? किसी ने तो कभी तय किया होगा ना कि एक दिन की ड्यूटी का मतलब 8 घंटे काम करने को माना जाएगा। तो कब हुआ था ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसने ये किया था उसको तो सब याद करते हैं, लेकिन जानते ही नहीं इस पहलू के बारे में। और पब्लिक जानेगी भी कैसे? इतिहास जो पढ़ाया जाता है, जिन इतिहासों की बात की जाती है, वो इतिहास होते हैं राजाओं महाराजाओं के, जंगों के, आंदोलनों के, राजघरानों के, आजादी की लड़ाइयों के। कहां पता चल पाता है कि महिलाओं को गर्भवती होने पर मैटरनिटी लीव देने की बात किसने शुरू की थी? जो नियम आज पब्लिक की जिंदगी को चला रहे हैं उनको बनवाने वाले कौन थे? असली हीरो तो वो लोग हुए ना। इसलिए यह इतिहास भी जान लेना चाहिए और आज के दिन तो जान ही लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मजदूर ओवरटाइम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, छुट्टियों की मांग कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह सब 14 अप्रैल से जुड़ा हुआ है। और किसी ने यह बताया भी नहीं कि क्यों जुड़ा हुआ है 14 अप्रैल से। अंग्रेजों के जमाने की बात है। ब्रिटिश राज में भारत पर ब्रिटेन की तरफ से राज करता था वाइस रॉय। ये तो शायद आप जानते होंगे। ये जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, ये वाइस रॉय हाउस होता था। यहां रहता था ब्रिटेन की महारानी या महाराजा का नुमाइंदा, वही भारत पर राज करता था, वाइस रॉय। यानी आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की ताकत उसी के पास होती थी। उसकी सरकार कैसे चलती थी? नियम कानून बनाने के लिए, नियम कानून लागू करवाने के लिए उसका भी एक मंत्रिमंडल की तरह संगठन होता था। उसको कहते थे वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ब्रिटिश राज के समय भारत की सबसे ऊंची प्रशासनिक संस्था थी। उस काउंसिल के मेंबर वाइस रॉय को सलाह देने के लिए होते थे। मतलब एक तरह से सरकार के मंत्री उस वक्त ये लोग थे। तो ये काउंसिल एक तरह से वाइस रॉय की कैबिनेट थी। हर सदस्य को एक पोर्टफोलियो सौंपा जाता था, विभाग सौंपा जाता था, जैसे होम, फाइनेंस, लॉ, डिफेंस, लेबर वगैरह वगैरह, जैसे आजकल मंत्रालय होते हैं वैसे ही। इस काउंसिल के सदस्य मिलकर देश के बड़े फैसले लेते थे, कानून बनाते थे, सरकार चलाते थे। दूसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तो इस काउंसिल का रोल बहुत अहम हो गया क्योंकि ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ी? भारत की अर्थव्यवस्था से ही तो लड़ी। भारत पर राज करने के दम पर ही तो वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कूदा था। भारत से ही सैनिक चाहिए थे, भारत से ही सारे संसाधन लिए, भारत की ही फैक्ट्रियों में सब सामान बन रहा था जो ब्रिटेन भेजा जा रहा था। तो सरकार ऐसे चले कि भारत की अर्थव्यवस्था चलती रहे, यह बहुत अहम हो गया था। 1942 में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटेन को भारत के मजदूरों, फैक्ट्रियों, खदानों से बहुत काम चाहिए था। मजदूरों से बहुत काम लिए जाने लगा। ऐसी हालत हो गई कि हड़तालें होनी शुरू हो गई। लेकिन युद्ध के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी था अंग्रेज सरकार के लिए। वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनिथगो। उन्होंने अपनी काउंसिल में और सदस्य शामिल किए और लेबर यानी मजदूरों के लिए विभाग भी नए सदस्य को शामिल किया गया, लेबर विभाग के लिए। यानी एक तरह से यह समझ लीजिए उस टाइम की ब्रिटिश सरकार में भारत के लेबर मिनिस्टर थे वो, भारत के लिए। उनको रखा तो उनकी काबिलियत से सारे अंग्रेज दंग रह गए। अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट, कानून के भी एक्सपर्ट। उन्होंने सबसे पहला जो कदम सुझाया वो ये था कि अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को तेजी से चलाना है, तो एक दिन के काम के घंटों की लिमिट लगानी होगी। उस टाइम तो तर्क ये रहता था कि ज्यादा घंटे काम करवाने से काम ज्यादा होगा, लेकिन उस लेबर मिनिस्टर ने ऐसे ऐसे तर्क रखे, ऐसा अपना अध्ययन पेश किया कि नहीं, काम की कोई लिमिट नहीं है, तभी तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। काम के घंटे रोज के 8 होने चाहिए। तब 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जाता था दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में।
लेकिन वाइसरॉय की कैबिनेट के उस लेबर मिनिस्टर का कहना था कि पूरे समाज का शारीरिक और मानसिक विकास ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा आधार है। काम के घंटे एक दिन में 8 होने चाहिए, हफ्ते के काम के घंटों की लिमिट 48 होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था उससे पहले भारत में। आज आप ओवर टाइम की बात कर रहे हो, तो ओवर टाइम तो वो हुआ ना जो टाइम खत्म होने के बाद शुरू होता है। ओवर टाइम, टाइम कितना होगा ड्यूटी का, वो तो पहले कुछ था ही नहीं, तय ही नहीं था। उसी सदस्य ने देश को वो नियम दिया जिस पर आज हम सब की जिंदगी चल रही है कि हफ्ते में जो वीकेंड आता है, एक दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी होती है, उसी वजह से होती है। वो घंटे तय हुए, ओवर टाइम बनता है उसी वजह से बनता है, ड्यूटी के घंटे तय हैं उसी वजह से तय हैं। और जानते हैं, जो आपकी लीव मिलती है ना, लीव, पेड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, ये सब लीव होती है ना, ये जब पहले लोग लेते थे तो उनके पैसे कटते थे। ये सिस्टम नहीं था कि साल में इतनी लीव मिलेगी, मतलब इतने दिन की लीव ऐसी होगी जिसमें तनख्वाह भी मिलती रहेगी। ये भी उन्हीं की बदौलत तय हुआ था। और आज जो ये न्यूनतम वेतन पर इतना बवाल हो रहा है, उससे पहले तो न्यूनतम वेतन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था देश में, जब तक वाइसरॉय के काउंसिल के लेबर मिनिस्टर ने यह पेश नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि इतने पैसे से कम वेतन नहीं दे सकते। और सुनिए, मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट भी भारत में उन्होंने दिया। महिलाएं अगर नौकरी करती थीं और गर्भवती हो जाती थीं तो उनको तो नौकरी ही छोड़नी पड़ती थी, वो भी एक टाइम था, या बिना तनख्वाह के छुट्टी लेनी पड़ती थी। मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट नहीं था देश में। वो हालांकि 1942 में नहीं आया, वो 1928 में तब के बॉम्बे प्रांत में लाया गया था, लेकिन लाने वाले शख्स वही थे जो बाद में वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। तो अब आप खुद ही सोचिए कि हम सब आज उन्हीं फैसलों की वजह से ये जीवन इस तरह से जी पा रहे हैं जो फैसले उन्होंने उस वक्त करवा लिए थे अंग्रेज सरकार से। और ज्यादातर लोगों को वो इतिहास पता ही नहीं, क्योंकि शायद किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। तो 14 अप्रैल का इस सबसे क्या लेना देना है? यह लेना देना है कि 14 अप्रैल उस व्यक्ति का जन्मदिन होता है। अब सही समझा आपने। भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। अब लेकिन उनको सिर्फ एक दलित महापुरुष की छवि में ही कैद करके रख दिया गया है। उन्होंने दिया ये सब। बॉम्बे से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में BA किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इकोनॉमिक्स में MA किया, इकोनॉमिक्स में PhD की, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc की, फिर बैरिस्टर बने, फिर इकोनॉमिक्स में वहां से डॉक्टरेट की, फिर जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़े। बड़े बड़े नहीं थे उस लेवल के, भारत छोड़ो, ब्रिटेन छोड़ो, दुनिया भर में बड़े बड़े नहीं थे उस लेवल के। उन्होंने दिए हैं ये सब जानते हैं, देश के संविधान निर्माता थे तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन और क्या क्या किया उन्होंने वो पता ही नहीं ज्यादातर पब्लिक को। रुपए पर उनके अध्ययन के आधार पर रिजर्व बैंक की पॉलिसियां बनती हैं, और भी न जाने कितने विषय हैं जिन पर अंबेडकर अपनी छाप छोड़कर गए हैं। सिर्फ दलित आइकॉन नहीं थे वो, पॉलिटिक्स के चश्मे ने उनको सिर्फ एक दलित नेता बना दिया है। वो पूरे देश के आइकॉन है। तो आप चाहे कहीं भी कोई भी काम करते हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, मैनेजर हो, फैक्ट्री में हो, सॉफ्टवेयर में हो, जब 8 घंटे बाद जो आप अपना लैपटॉप लॉग ऑफ कर पा रहे हो ना, वो उस महापुरुष की देन है, याद रखना। दलित महापुरुष नहीं, पूरे देश के महापुरुष। सिर्फ दलितों का नारा नहीं है, हम सब का नारा है ये। जय भीम। 100 बात की एक बात।